हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने मोबाइल कंप्यूटिंग के यूनिट नंबर 2 को। जैसे कि आप सबकी रिक्वायरमेंट थी कि मोबाइल कंप्यूटिंग आप लेके आइए। फाइनली मोबाइल कंप्यूटिंग हम लेके आ चुके हैं यूनिट नंबर 2 के साथ। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी जो हमारे PYQs जो कि हमारे एक में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना और उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने वायरलेस नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी यूनिट 2 में जो भी सारे टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा वायरलेस नेटवर्किंग। वायरलेस नेटवर्किंग होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सेंडर है ए, एक रिसीवर है बी। सेंडर से रिसीवर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कोई भी हमारे डेटा पैकेट को हम सेंडर ए से रिसीवर बी तक हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, बट हमारे पास क्या है, फिजिकल कनेक्शन है, यानी ए और बी के बीच में एक केबल है जो उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल कनेक्शन, जिसके थ्रू वो क्या कर पा रहे हैं, अपने डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें यही वायरलेस नेटवर्किंग की, बस सेम ही है, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट जो हमारा फिजिकल कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, यानी जो हमारा केबल है, अगर हम उसको निकाल दें तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्किंग। वायरलेस नेटवर्किंग क्या है? वायरलेस नेटवर्किंग इन मोबाइल कंप्यूटिंग इज अ कोर स्टोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनेबलिंग डिवाइस टू कम्युनिकेट विदाउट फिजिकल कनेक्शन। वायरलेस नेटवर्किंग हमारी है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं बिना फिजिकल कनेक्शन के, यानी कोई भी उन्हें केबल की रिक्वायर्ड नहीं होती, किसी भी फिजिकल कनेक्शन से वो डिवाइसेस आपस में जुड़ी नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्किंग। ये क्या करता है? रिड्यूस डिपेंडेंसी और वायर कनेक्शन। वायरलेस नेटवर्किंग की हेल्प से हमें क्या है, जो हमें वायर्ड कनेक्शंस होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी हमें ज़्यादा केबल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अब वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास क्या क्या है? वाईफाई, जो कि आज हर घर में सब जगह होता है। वाईफाई क्या है? हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आप किसी केबल को लेते हो क्या वाईफाई से अपने मोबाइल तक कनेक्ट करने के लिए? नहीं, ये क्या है, एक वायरलेस नेटवर्किंग है जिससे आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो थ्रू सम उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका यूज़ करके। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। सेम ब्लूटूथ भी हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। एंड नेक्स्ट है हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये भी हमारी क्या एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो हमारा मेन टॉपिक है वायरलेस लैन। वायरलेस आपको समझ आ गया। लैन, लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिसेज। लैन क्या है? जिसमें हम कुछ कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाते हैं, आपस में डेटा ट्रांसफर या कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये एक स्मॉल एरियाज के लिए होते हैं, ये एक बड़े वाइड एरिया नेटवर्क के लिए नहीं होती, ये स्मॉल एरियाज के लिए होता है। लाइक जैसे कुछ छोटा ऑफिसेज हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, उनके लिए हम एक सेपरेट क्या बना देते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, हमारे जो डेटा ट्रांसमिट है वो कर पाते हैं। कनेक्टेड टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर। लैन के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा, यानी टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर को हम अगर एक साथ कनेक्ट कर दें तो हम उसे क्या बोलते हैं, लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। बट ये क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड यानी हम इसमें क्या बोले, दो से ज़्यादा हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू केबल्स, ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, लैन। अब हम क्या पढ़ें, वायरलेस लैन। वायरलेस लैन यानी ये जो हमारे कनेक्शंस हैं, अगर हम इनको हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वायरलेस लैन। सिंपल लैन तो वही है, बट इसमें क्या है, वायर्ड कनेक्शन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट लैन में आपको क्या है, केबल्स वगैरह कनेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। ताकि पे आपको क्लियर होगा कि वायरलेस लैन हमारा क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की वायरलेस लैन है क्या। इट इज़ अ वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक टू और मोर डिवाइसेस यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टू फॉर्म अ लैन विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज स्कूल्स, बिल्डिंग, ऑफिसेज। वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जिससे आप दो से ज़्यादा डिवाइसेस को एक वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर पाते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं थ्रू एलएन। एलएन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वो मैंने आपको बताया छोटे छोटे एरियाज के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमारे स्कूल्स हो गए, स्कूल का एक अपना लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्डिंग्स का, ऑफिसेस का, इनका सब क्या क्या होता है, एक लैन होता है।
तो वायरलेस लैन आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिससे हमारा क्वेश्चन 82 2022-23 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन था क्या, व्हाट इज ब्लूटूथ, एक्सप्लेन द ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक एंड डिस्क्राइब द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ऑफ ईच प्रोटोकॉल लेयर। आपको क्या बताना था कि ब्लूटूथ क्या है और ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक को आपको क्या करना था, डिस्क्राइब करना था कि वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एक पिक्चर शेयर करनी है या कोई भी ऑडियो वीडियोस आपको अपने फ्रेंड को शेयर करनी है। अब आप शेयर करने के लिए आपके फर्स्ट में माइंड में क्या स्टक करेगा कि मैं कोई भी एप्लीकेशन का यूज़ कर लेता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, ये सब ऑलरेडी हैं। आप इन सब में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी ऑडियोज वीडियोस किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बट इसके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि है हमारा इंटरनेट। आप विदाउट इंटरनेट आप अपने एक जगह से दूसरी जगह पे ऑडियो वीडियो कोई भी शेयर नहीं कर सकती। इन एप्लीकेशंस के लिए आपको क्या इंटरनेट रिक्वायर्ड है। अगर मैं कहूँ कि आपको विदाउट इंटरनेट कोई भी पिक्चर, ऑडियो वीडियोस अपने फ्रेंड को क्या भी सेंड करनी है, तो आप क्या किस तरीके से सेंड करोगे, तो वहाँ आता है हमारा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जब आप ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है, टेक्नोलॉजी जिसमें आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। वायरलेस ही है ये, बट इसमें कोई भी आपको स्पेसिफिक इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन एप्लीकेशन में सब में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ब्लूटूथ है क्या, ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउ डिवाइस लाइक स्मार्टफोन्स, फोन, लैपटॉप, हेडफोन्स एंड अदर गैजेट्स टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ब्लूटूथ क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है कि हमारे जो डिवाइसेज है, लाइक जैसे लैपटॉप्स हो गया, हेडफोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गया और गैजेट हो गए, कि वो आपस में क्या कर सके, डेटा को एक्सचेंज कर सकें, बट एक शॉर्ट डिस्टेंस पर। ब्लूटूथ हमारे एक लॉन्ग रेंज पे काम नहीं करता। इसकी जो रेंज होती है बहुत शॉर्ट होती है, इसलिए ये इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। कि अगर आप कहीं और दूर बैठे हैं, आप यहाँ हैं, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने घर हूँ और आप अपने घर हैं, तो मैं ब्लूटूथ के थ्रू आपसे कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, बट इंटरनेट के थ्रू मैं ओवरऑल वर्ल्ड में कर सकती हूँ। तो बस ये थोड़ा डिसएडवांटेज है ब्लूटूथ का, कि इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ब्लूटूथ इज वाइडली यूज बिकॉज इट हैज़ लो कॉस्ट यूजिंग मिनिमल पावर एंड एलिमिनेट द नीड फॉर फिजिकल केबल्स। ब्लूटूथ हमारी एक वाइडली टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है, क्योंकि लो कॉस्ट है, इसमें मिनिमल पावर, आपको कोई अदर से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें क्या है, कोई भी आपको फिजिकल केबल की ज़रूरत नहीं है। लाइक ब्लूटूथ, अगर आपको ब्लूटूथ का यूज़ करके कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो आपको किसी भी केबल की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ हैज़ अ लिमिटेड कवरेज एरिया ऑफ अबाउट लो 10 मीटर एंड डज नॉट नीड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। वही मैंने बताया कि जो इसकी रेंज है वो काफ़ी कम है। उसकी रेंज कितनी है, 10 मीटर तक की, यानी ये 10 मीटर के अराउंड ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो नहीं कर पाता। एंड इसमें क्या बोला है कि इसमें किसी भी ब्लूटूथ तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर आप ब्लूटूथ का यूज़ करें तो उससे पहले कोई ऐसा नहीं है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा तभी आप ब्लूटूथ को यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, जनरली कम्युनिकेशन स्पीड इज लेस देन 1 Mbps, यानी जो इसकी कम्युनिकेशन की स्पीड है वो भी काफ़ी लो है। कितनी है, लाइक 1 Mbps है बस, या उससे भी कम। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ब्लूटूथ है क्या। अब हम देखेंगे ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक। अब बेसिकली ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक है क्या, ये क्या है, ये बताता है कि आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब ब्लूटूथ के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो किन किन लेयर से होके गुजरता है, ये किस किस तरीके से वो उसकी वर्किंग होती है, वो हम देखेंगे ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर। तो वही लिखा हुआ है, द ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक इज अ सेट ऑफ लेयर्स दैट डिफाइन हाउ ब्लूटूथ डिवाइस कम्युनिकेट। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक क्या है, एक सेट ऑफ लेयर्स है जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से ब्लूटूथ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। ईच लेयर हैज़ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन। ये जो इसका प्रोटोकॉल स्टैक है इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स हैं, हर लेयर्स का एक स्पेसिफिक रोल है कि वो लेयर इसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो क्या हो पाती है, स्मूथ हो पाती है। तो ये है हमारा प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक। सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लेयर, फिर इसके अंदर TCS, OBEX, WAP, SDP, RF कम्युनिकेशन, ये सब आते हैं। तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए
अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो लेयर्स हैं उनके क्या क्या वर्किंग है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी टॉप लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन की लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराती है ताकि यूजर ब्लूटूथ को यूज कर पाए। ठीक है, अब वही मैंने लिखा हुआ है, प्रोवाइड द इंटरफेस फॉर यूजर एप्लीकेशन टू यूज ब्लूटूथ। एप्लीकेशन लेयर हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से जो यूजर जो है ब्लूटूथ का यूज कर पाता है, इजीली डेटा को ट्रांसमिट कर पाता है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है टीसीएस। टीसीएस यानी टेलीफोनिक कंट्रोल प्रोटोकॉल। टेलीफोनिक कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा, यानी टेलीफोनिक, यानी जो भी हमारी टेलीफोनिक सर्विसेज होती है लाइक कॉल, मैसेज, इन सब को कौन संभालता है? हमारा टीसीएस। ठीक है, नेक्स्ट आता है WAP। WAP क्या होता है? वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल यानी जब भी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है या इंटरनेट को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है तो वहां आप किसका यूज करते हैं? WAP प्रोटोकॉल का, यानी वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेयर आपको समझ आ गया। टीसीएस यानी टेलीफोनिक से जो भी सर्विसेज होती हैं वो इसको संभालता है। WAP हमने देखा कि इंटरनेट से कभी भी हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है तो हम किसका यूज करते हैं? WAP का यूज करते हैं। अब आगे जो भी हमारे कंपोनेंट है उनको देखेंगे कि उनका क्या यूज है। OBEX क्या होता है? OBEX क्या होता है? ये भी एक हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये कब यूज होता है? जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करते हैं, तब आप किसका यूज करेंगे? OBEX का। नेक्स्ट RF कम्युनिकेशन लेयर। ये हमारा क्या होता है? कैपेबल होता है रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल। इसको क्या बोला जाता है? रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल बोला जाता है। क्यों? जब भी आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, तो आप किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एसडीपी यानी सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये अलाउ करता है कि यूजर जो भी ब्लूटूथ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है उनको यूजर इजीली एक्सेस कर पाए और इजीली बहुत अच्छी तरीके से उनको यूज कर पाए, यानी मैनेजेबल जो वर्क होता है वो इसका होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट अलाउड डिस्कवरिंग द सर्विसेज अवेलेबल ऑन अनदर ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस। और ये भी बताता है कि अगर आप A से B को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो B के पास इनेबलिंग डिवाइस है ब्लूटूथ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उनको भी वो ये कराता है कि वो आपके पास भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है L2CAP, यानी ये क्या है? हमारा लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल लेयर। ये हमारा L2C2P है ना, ये वाला, ये रहा लिंक लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड अडेप्टिंग प्रोटोकॉल हम इसको बोलते हैं। और इसको क्या, वैसे अगर आप देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो इसको क्या लिखते हैं? L2CAP। ये क्या करता है? जब भी आप A से B को डेटा को भेज रहे हैं तो वो उस डेटा को, उस ह्यूज डेटा को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और उन्हें ऑर्गेनाइज करता है इस तरीके से कि जब वो रिसीवर के पास पहुंचे तो वो बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए और बहुत मैनेजेबल तरीके से उसके पास पहुंच जाए, डेटा लॉस ना हो। ठीक है, ये किसका वर्क होता है? L2CAP का। नेक्स्ट है हमारा लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल लेयर। लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल लेयर्स क्या होते हैं कि कुछ जो ब्लूटूथ के अंदर कुछ लिंक्स जो हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स पहले से ही ऑलरेडी होती है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन करना, इनक्रिप्शन करना। ऑथेंटिकेशन आपको पता है कि यूजर को ऑथेंटिकेट करना कि जो हमारा यूजर है वो वैलिड यूजर है या नहीं है, या इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस, ये सब चीजें ब्लूटूथ के पास पहले ही होती हैं। उनको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल लेयर। आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें यही लिखा हुआ है, यही इसमें लिखा हुआ है मैनेज द कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस लाइक पेयरिंग। जैसे आप करते हैं ना ब्लूटूथ से, अगर आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो वो पेयरिंग आता है ना, कि आप पेयर कर रहे हैं, फिर आपको ब्लूटूथ में वो दिखता है, फिर आप उसको कनेक्टिंग करते हैं, तो वो जो सब काम होता है वो कौन करता है? हमारा लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल लेयर उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होता है हमारा बेस बैंड। बेस बैंड क्या होता है? हैंडल द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ब्लूटूथ का यूज़ करके, यानी जब भी आप कभी कभी क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं बाय यूजिंग द केबल्स। जब आप केबल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, कनेक्शंस वगैरह का यूज़ करते हैं, फिजिकल कनेक्शन का यूज़ करते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेस बैंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है रेडियो, जो इसका लास्ट कंपोनेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब रेडियो है क्या? हैंडल द एक्चुअल वायरलेस ट्रांसमिशन, इट सेंड द डेटा वायरलेसली टू द अदर डिवाइसेस। हम बता रहे हैं कि हम वायरलेसली डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, किसकी हेल्प से? रेडियो है इन सब के पीछे, यानी ये रेस्पॉन्सिबल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाए? वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। ये क्या देखता है कि किस फ्रीक्वेंसी को से मुझे डेटा को सेंड करना है या कौन सी बैंडविड्थ यूज करनी है, तो ये सब काम किसका होता है? हमारा रेडियो का। इसकी हेल्प से हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। अब हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो हमने पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़ लिए।
तो आप इस डायग्राम में देखोगे कि हमने सारे कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया, एप्लीकेशन भी पता चल गया है हमें, टीसीएस भी पता चल गया, ओबीएक्स भी पता चल गया है, डब्ल्यूएपी भी पता चल गया, एसडीपी भी, ये सब हमने इसके सारे जो प्रोटोकॉल स्टैक में जो भी कंपोनेंट आते हैं उनको मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस क्वेश्चन में यहीं तक इतना ही समझाना था, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा AQT 2023-24 में पूछा गया था। क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन IEEE 80211 स्टैंडर्ड। अब IEEE 80211 है क्या, ये हमारे एक वाईफाई टेक्नोलॉजी है। क्या ये वाईफाई टेक्नोलॉजी ये बताता है कि जो हमारा वाईफाई है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, वो किस तरीके से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है। तो आपको उसके सारे स्टैंडर्ड्स बताने थे कि 80211 के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि IEEE है, ये IEEE 802.11 स्टैंडर्ड है क्या। डिफाइन हाउ वाईफाई नेटवर्क वर्क, ये क्या बताता है कि वाईफाई किस तरीके से काम करेगा। दिस स्टैंडर्ड्स एंश्योर वायरलेस डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, फोन्स, राउटर्स कैन कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये एंश्योर करता है कि आप अपना लैपटॉप, आप अपना फ़ोन, राउटर्स वगैरह एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ वाईफाई नेटवर्क। और ये क्या बताता है, इसके हमने पढ़ने आपको क्या बताना है, इसके स्टैंडर्ड्स बताने। बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं क्या, स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ की वर्जन में क्या होता है, बेसिकल अपडेट आता है। अगर एक वर्जन से दूसरा वर्जन 1.0 से 2.0 आ रहा है, यानी 1.0 में जो डिसएडवांटेजेस थे उसको ओवरकम किया गया 2.0 में, इस तरीके से। तो ईच स्टैंडर्ड वर्जन इम्प्रूव स्पीड, रेंज, रिलायबिलिटी ऑफ वाईफाई। ये जो आगे स्टैंडर्ड्स हमारे बढ़ते गए, ये हमारे क्या बताते हैं कि हमने इम्प्रूव क्या क्या किया, स्पीड को इम्प्रूव किया, उसकी रेंज को इम्प्रूव किया, उसकी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया वाईफाई की। तो अब हम इसके देखेंगे कि इसके बेसिकली स्टैंडर्ड्स है क्या। सबसे पहला स्टैंडर्ड्स है IEEE 80211, जिसको हम जो हमारा आया था 1997 में। बेसिकली फर्स्ट वाईफाई स्टैंडर्ड था, तो इसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा स्पीड हाई चाहिए या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, कुछ नहीं, बस सिंपली हमारे पास वाईफाई आ गया था। बेसिक वायरलेस कम्युनिकेशन नो लॉन्गर इज यूज, ये बेसिकली क्या था, बहुत बेसिक वायरलेस कम्युनिकेशन था, यानी कि इससे ये पता चल गया कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक तरीके से। ये ज़्यादा नहीं चला, कुछ टाइम ही चला, उसके तुरंत बाद ही ये डेड हो गया। अब ये इसमें क्या लिखा है, इसकी स्पीड कितनी, 2 Mbps सिर्फ और सिर्फ। अब आप देख पा रहे हो आज कितनी स्पीड है, उस टाइम 2 Mbps स्पीड थी। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2.4 गीगाहर्ट्ज थी सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम जब हमारा IEEE 8011 आया था। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट वर्जन आया IEEE 80211A, जो 1999 में आया, जो क्या था, जिसने क्या इंट्रोड्यूस फास्ट स्पीड एंड न्यू फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। इसने क्या किया कि जो हमारी स्पीड थी उसको इंक्रीज किया, कि आप वायरलेस कम्युनिकेशन तो कर सकते हो, ये तो पता चल गया हमें, लेकिन आपकी स्पीड को इंक्रीज किया उन्होंने, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली डेटा ट्रांसमिट कर पा रहे थे। मेनली फॉर बिजनेस नेटवर्किंग, ये जब इंट्रोड्यूस हुआ तो बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि बिजनेसेस में ये यूज़ कर पाए। स्पीड कितनी थी, अप टू 54 Mbps, यहाँ तो 2 Mbps थी, इसकी तो 54 है, फिर भी 54 है या 5.4 है, शायद ऐसे कुछ है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 गीगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 2.4 से कितनी होगी, 5 गीगाहर्ट्ज हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट जो हमारा आया स्टैंडर्ड IEEE 80211B, जो कि 1999 में आया। इसका क्या था, इम्प्रूव द ओरिजिनल स्टैंडर्ड विद बेटर स्पीड। बेसिकली आपको पता है कि वाईफाई का जो इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, स्पीड, कि स्पीड को इंक्रीज कर पाएँ, कि हम स्पीड को इंक्रीज करते रहें। स्पीड इंक्रीज होगी तो डेटा ट्रांसमिशन ईजी होगा और बहुत इजीली स्मूथली हम अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इस 80211B ने क्या किया इसको, कि इसमें भी क्या था, बेसिकली इम्प्रूव किया, किसको इम्प्रूव किया, स्पीड को इम्प्रूव किया। अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई ये 5.4 है, देखा मैंने क्या 54 कैसे होगी, ये 5.4 Mbps है, ठीक है। और इसमें कितनी हो गई हमारी 11 Mbps स्पीड हो गई, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2.4 गीगाहर्ट्ज इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या आया हमारा, IEEE 80211G।
इसने क्या किया, कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ 802.11a एंड 802.11b, दोनों के जो बेनिफिट्स थे उनको कंबाइन करके हमने नया बनाया 802.11g। इसमें स्पीड कितनी हो गई, इसमें स्पीड हुई हमारी 54 Mbps और फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 2.4 गीगाहर्ट्ज, यानी स्पीड भी इंक्रीज हुई, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हुई। दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों की जो एडवांटेजेस थी उनको कंबाइन करके हमने एक न्यू बना दिया, सिर्फ इसका ये था। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमारा क्या है, IEEE 802.11n। इसमें क्या था, अ बिग अपडेट विथ फास्टेस्ट स्पीड एंड बेटर रेंज। इसमें क्या हुआ, इसमें भी बेसिकली स्पीड फास्ट हो गई और जो हमारी रेंज थी, यानी हमारी जो वाईफाई की रेंज थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। स्पीड कितनी हो गई 600 Mbps, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई 5 गीगाहर्ट्ज। ये किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल और बेटर फॉर वीडियो क्रिएटिंग एंड गेमिंग। जब हम वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए या लाइक अगर हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो वहाँ आपको हाई स्पीड चाहिए होती है, तो 802.11n ने हमें क्या प्रोवाइड की, हाई स्पीड प्रोवाइड की, इतनी हाई स्पीड प्रोवाइड की कि आप कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टैंडर्ड आया वो हमारा IEEE 802.11ac। इसमें क्या हुआ, फोकस ऑन वेरी हाई स्पीड ऑफ वाईफाई, वही जो हमारी स्पीड है वो हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सपोर्ट मैनी डिवाइसेस एट वंस। इसमें एक एडवांटेज और थी कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारी डिवाइसेस को वाईफाई से कनेक्ट कर पाओगे, और ऐसा नहीं रहेगा। बट इसमें क्या था, जब आप एक साथ काफ़ी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो तो क्या होता था, स्पीड कम हो जाती थी। अब ठीक है, स्पीड कम हो जाती थी तो क्या होता था कि आप कनेक्ट तो कर पा रहे हो बट वो स्पीड नहीं मिल पा रही आपको, आप वो काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसमें ये डिसएडवांटेजेस थी। स्पीड उसकी कितनी हो गई 3.46 गीगा GBps एंड फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज हो गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा जो लास्ट था वो था IEEE 802.11ax, जो कि 2019, जिसको हम बोलते हैं वाईफाई 6। ये क्या था, द लेटेस्ट मेजर इम्प्रूवमेंट फॉर वाईफाई। इसने क्या करा, जो मेजर इम्प्रूवमेंट था वो हमारे इसने किया। इन्होंने क्या किया कि आप एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बट 802.11ax में क्या हुआ कि जब आप एक ही वाईफाई से बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो तो आपकी स्पीड कम स्लो नहीं होगी, आपकी स्पीड सही रहेगी, यानी आपकी स्पीड जितनी है उतनी ही रहेगी। थोड़ी बहुत हो सकती है बट इतनी लो नहीं होगी जितनी हमारी इसमें हो रही थी। तो इसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किया इन्होंने। इस टाइम जो स्पीड हो गई थी हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, लाइक 9.6 GBps हो गई थी, और फ्रीक्वेंसी भी हमारी 6 गीगाहर्ट्ज हो गई थी, यानी जो हमारी रेंज थी वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसमें ये लिखा हुआ है कि हैंडल मैनी डिवाइसेज ऑन द सेम नेटवर्क विदाउट स्लोइंग डाउन। ये क्या करता था, बहुत सारी डिवाइसेस को एक ही टाइम पे क्या कर सकता था, उनको मैनेज कर सकता था। एक ही टाइम पे एक ही वाईफाई से बहुत सारे डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड कर पाता था, बट ऐसा नहीं था कि वो स्लो डाउन हो जाए, कि हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर। तो ये हमारे 7 IEEE 802.11 के स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि मैंने आपको 7 स्टैंडर्ड एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी आपको क्या, ये थोड़ा आपको पता है, जो भी आए मेनली फोकस करना आपको स्पीड पे, कि स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, आई होप। ये थोड़ा आप पढ़ोगे, थोड़ा ऐसा बोरिंग सा है, थोड़ा एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा IEEE 802.111 का आर्किटेक्चर, जिससे हमारा क्वेश्चन EQ 2022 से इसने पूछा गया था। अब बेसिकली आपको क्या बताना था, आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, यानी उसके कंपोनेंट पढ़ेंगे। अब हमने देख लिया कि इसके अंदर बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक वाईफाई टेक्नोलॉजी है, तो वो वाईफाई किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ऑपरेट होता है, या किस तरीके से हमारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, तो वो हम चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली जो आर्किटेक्चर है इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। द IEEE 802.11 आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर दैट डिफाइन हाउ वाईफाई नेटवर्क ऑपरेट। ये क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें ये बताता है कि वाईफाई जो है हमारा किस तरीके से ऑपरेट होगा। इट एंश्योर वायरलेस डिवाइसेस कैन कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर डेटा एफिशिएंटली। और ये इंश्योर करता है कि ये वायरलेसली आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट एंड कॉन्सेप्ट दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ वाईफाई नेटवर्क। अब वाईफाई जो है इसके अंदर कोई एक चीज़ तो होगी नहीं जिसके थ्रू वो वर्क कर रहा है, तो इसके अंदर सेवरल कंपोनेंट होते हैं जो एक साथ मिलकर
वाईफाई को वर्क कराते हैं, जिसके थ्रू आपको पता है जिसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो। अब बेसिकली वो कंपोनेंट है क्या, यानी वो कंपोनेंट है कौन कौन से जो वाईफाई नेटवर्क को वर्क करने के लिए जरूरत, यानी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो वर्क नहीं कर सकता। सबसे पहले हमारा आता है स्टेशन, जिसको हम बोलते हैं STA। STA क्या होता है? एक मोबाइल नोड। यानी आप जब वाईफाई से कनेक्टिविटी पाएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए, है ना, कनेक्शन के लिए। तो वो हमारा क्या होता है? नोड। आपके फ़ोन का एक अलग नोड होगा, मोबाइल नोड। लैपटॉप को एक अलग मोबाइल नोड होगा। मेरे मोबाइल का एक अलग मोबाइल नोड होगा। ठीक है। मोबाइल नोड बेसिकली क्या होता है? नोड्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो हमारे यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। समझ आ गया आपको? नोड्स क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कम्युनिकेशन के लिए हमारे यूज होते हैं। कनेक्टिंग टू द वायरलेस नेटवर्क टू सेंड एंड रिसीव डेटा। ये क्या करते हैं? एक हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं वाईफाई की, जिसके थ्रू हम सेंड कर सकते हैं और डेटा को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। पहला कंपोनेंट क्लियर है आपको, स्टेशन। नेक्स्ट है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट बेसिकली क्या होते हैं? इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वायरलेस डिवाइसेस एंड द वायरलेस नेटवर्क। जो भी हमारा स्टेशन होता है, यानी ये जो हमारे नोड होते हैं, सारे नोड्स एक साथ होके एक एक्सिस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। यानी मल्टीपल जो हमारे स्टेशन होते हैं वो एक एक्सिस पॉइंट से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। एक्सिस पॉइंट क्या होता है? हमारा एक्सिस पॉइंट हमारी ब्रिज की तरह वर्क करता है हमारे डिवाइस के बीच में और नेटवर्क के बीच में। ठीक है, क्लियर है आपको? समझ आ गया आपको कि जो भी हमारे सारे स्टेशन हैं वो एक ही एक्सिस पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। और स्टेशन आर कनेक्टेड टू, वही जो मैंने आपको बताया कि सारे स्टेशन जो एक एक्सिस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। अब बेसिक BSS है क्या? बेसिक सर्विस सेट है क्या? बेसिक सर्विस सेट क्या है? जब हमारे स्टेशन एंड API विद द सेम रेडियो, जो भी हमारे सारे स्टेशन होते हैं, जो भी हमारी एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, अगर हम जिनकी सेम रेडियो वेव्स होती है, अगर हम उनको एक साथ कर दें तो वो हमारा बनाता है बेसिक सर्विस सेट। बेसिक सर्विस सेट है क्या? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वाईफाई नेटवर्क। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वाईफाई नेटवर्क की, कंसिस्टिंग ऑफ वन एक्सेस पॉइंट एंड ऑल कनेक्टिंग डिवाइसेस। इसके पास क्या होता है? एक एक्सेस पॉइंट होती है और सारे डिवाइसेस उससे कनेक्टेड होते हैं। किसके अंदर? BSS के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा कि STA क्या है, एक्सेस पॉइंट क्या है एंड BSS क्या है। अब बढ़ते अपने आगे के कंपोनेंट की तरफ कि हमारे और कंपोनेंट क्या है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है ESS, यानी एक्सटेंडेड सर्विस सेट। एक्सटेंडेड सर्विस सेट क्या है? अगर हम बहुत सारे BSS को एक साथ ग्रुप कर दें तो वो हमारा बनता है एक्सटेंडेड सर्विस सेट। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है द ग्रुप ऑफ कनेक्टेड BSS दैट शेयर द सेम नेटवर्क। बहुत सारे BSS को अगर हम एक साथ कनेक्ट कर दें और उन्हें सेम नेटवर्क प्रोवाइड कर दें तो दैट इज कॉल्ड ESS। लाइक मूविंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर इन योर हाउस वाइल स्टेइंग कनेक्टिंग टू द सेम वाईफाई। ये इस तरीके से वर्क करता है कि वाईफाई तो आपका अपनी जगह ही है, आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो भी आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी मिल रही है ना। या ऐसा है कि अगर आप दूसरे रूम में जा रहे हो तो वहां आपको वाईफाई नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं है ना। तो वो चीज किसके थ्रू आपको मिल पा रही है? ESS यानी एक्सटेंडेड सर्विस सेट के थ्रू आपको वो चीज मिल पा रही है। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करते हैं? हमारा लाइक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। द बैकबोन दैट कनेक्ट मल्टीपल एक्सेस पॉइंट इन अ ESS। ये हमारा क्या करता है? बहुत सारे जो भी हमारे एक्सेस पॉइंट होते हैं उनको क्या करता है? एक साथ कनेक्ट करता है। किससे? ESS से, यानी एक्सटेंडेड सर्विस सेट से। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। पोर्टल क्या होता है? हमारा पोर्टल ऐप समझ सकते हैं कि एक वायर्ड नेटवर्क है बेसिकली, अ गेटवे बिटवीन द वाईफाई नेटवर्क एंड द अदर नेटवर्क। ये हमारा क्या एक तरीके से गेटवे होता है वाईफाई नेटवर्क और अदर नेटवर्क के बीच में। या मैंने आपको बताया कि क्या होता है? हमारा वायर्ड नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है हमारा इसका मीडियम एक्सिस कंट्रोल। मीडियम एक्सिस कंट्रोल है क्या? आ लेयर दैट कंट्रोल हाउ डिवाइसेस एक्सिस द शेयर्ड वायर्ड मीडियम। ये हमारा कहते हैं एक ऐसी लेयर है जो ये बताती है कि किस तरीके से डिवाइसेस आपस में डेटा को शेयर करेंगी। ये क्या करता है? मैनेज डेटा ट्रांसमिशन टू अवॉइड कॉलिजन। ये क्या करता है? मैनेज करता है कि जब भी डेटा ट्रांसफर हो रहा हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में तो उनके बीच में क्या हो? कॉलिजन ना हो। उसको बचाने के लिए हम यूज करते हैं MAC, मीडियम एक्सिस कंट्रोल का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हमारे क्वेश्चन था इसका आर्किटेक्चर अगर आता है तो आपको किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। आपको इसका डायग्राम बताना है
और इसके सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन 2022-23 और 23-24 में यानी लगातार 2 साल पूछा गया है। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन मोबाइल आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको क्या बताना था, मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करना था। तो मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम एक सिनेरियो के थ्रू समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या। ये है क्या तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, आपका जो मोबाइल है वो किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा अगर आप घर में हो। ठीक है, तो वो जो जिस नेटवर्क से कनेक्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, होम नेटवर्क। आपका एक फ्रेंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसके पास भी एक मोबाइल फ़ोन है, उसका जो फ़ोन है वो भी उसके नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, तो वो नेटवर्क आपके लिए क्या होगा, फॉरेन नेटवर्क होगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को, आप यहाँ से यहाँ एक क्या करना चाह रहे हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें, मैसेज भेजना यानी आप एक आईपी पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। आईपी पैकेट्स के अंदर हमारा क्या होता है, डेटा होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, कि आप अपने फ्रेंड को क्या डेटा भेज रहे हो और कहाँ हमें भेजना है, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, तो एक आईपी पैकेट आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। तो आप ये ट्रांसफर, जब आपने ये मैसेज भेजा तो आपका जो फ्रेंड है वो जिस नेटवर्क से कनेक्टेड था वो क्या होगा, उस नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हुआ, यानी वो जहाँ था वो उससे बाहर चला गया, यानी अपने घर से या अपने ऑफिस से या अपने कहीं से भी वो बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर आपका फ्रेंड आया तो वो क्या, वो किसी अदर नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया उसका फ़ोन। तो एट दिस टाइम जो मैसेज आपने भेजा अपने फ्रेंड को वो उसके पास तक नहीं पहुंचेगा। वो क्या, वो तो इस नेटवर्क पे आएगा, इस नेटवर्क पे तो आपका फ्रेंड है ही नहीं, तो उसके पास वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जिसको मैसेज भेज रहे हो वो उसके पास तक पहुंच ही नहीं रहा है। अगर वो किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड हो जा रहा है तो आपके पास वो डेटा आपका लॉस हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया हमारा मोबाइल आईपी ने। मोबाइल आईपी से पहले बहुत सारे हमारे पास इसके सॉल्यूशंस आए, लाइक डीएससीपी आया, हमारे डीएनएस आया, काफ़ी सारे सॉल्यूशन है, बट उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। फिर आया हमारा मोबाइल आईपी जिसने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। अब उसने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, जब आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं अपने घर से होम नेटवर्क से फॉरेन नेटवर्क में, किसी भी फॉरेन नेटवर्क में, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनका जो मोबाइल फ़ोन है, उनका जो लैपटॉप है, वो किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये क्या, हमारे लोकेशन इंडिपेंडेंट है, ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता कि अगर आप यहाँ हैं तो भी आपके पास मैसेज पहुंचेगा, अगर आप किसी अदर नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाते हो तो भी आपके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को किसने रिजॉल्व किया, हमारा मोबाइल आईपी ने। ये तो कर दिया, बट किसके थ्रू किया, ये हमारा क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें एक परमानेंट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से ये क्या हो जाता है, हमारा प्रोसेस पूरा लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसका मेन जो मोटिव है या मेन जो इसका लॉजिक है वो है हमारा परमानेंट आईपी एड्रेस, कि हमारा जिसमें आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, हमारा परमानेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि मोबाइल आईपी हमें किस लिए हमें ज़रूरत पड़ी। जैसे अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो आप देखोगे कि पहले टाइम में क्या होता था कि अगर आप घर पे हो, आपके जो घर पे नेटवर्क है अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे ही आप बाहर जाते थे आप इंटरनेट को एक्सेस कर ही नहीं पाते थे, तो वो भी प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को भी किसने रिजॉल्व किया, मोबाइल आईपी ने रिजॉल्व किया। तो इसकी मोबाइल आईपी की हेल्प से आज हम कहीं पे भी अपनी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करा रहे हैं नेटवर्क को, और कहीं पे भी हम इंटरनेट या कोई भी मैसेज को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन की तरफ से बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर तो होगा कि किस तरीके से वर्किंग या क्या होता है। मोबाइल आईपी यानी मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप टू स्टे कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाइल मूविंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है कि हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, मोबाइल्स स्टे कनेक्टेड रहें, यानी हमेशा कनेक्टेड रहें, चाहे इंटरनेट से कनेक्टेड रहे, चाहे वो नेटवर्क के अंदर कहीं पे भी मूव करें, अपने नेटवर्क से कनेक्टेड रहें, किसी और के नेटवर्क से कनेक्टेड रहें या कहीं और जाएं, तो वो उससे डिपेंड नहीं करता, वो इससे क्या रहें, कनेक्टेड रहें इंटरनेट से। ये उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है हमारा मोबाइल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है,
It ensures that a device can keep its permanent IP address even when it चेंज इट्स फिजिकल लोकेशन और नेटवर्क। यानी ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारी डिवाइस है उसका क्या एक परमानेंट आईपी एड्रेस है, जिसके हेल्प से अगर वो फिजिकल लोकेशन उसकी चेंज भी हो रही है तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी लोकेशन इंडिपेंडेंट उसको बना रहे हैं हम, किसकी हेल्प से, एक परमानेंट आईपी एड्रेस की हेल्प से। यानी जो उसका आईपी एड्रेस है वो हमारे परमानेंट है। अब आईपी एड्रेस वगैरह ये तो आपने पढ़ा होगा काफ़ी, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट था लाइक 6 M में था, तो आपने उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। कंप्यूटर नेटवर्क था ना, उसमें काफ़ी आईपी एड्रेस वगैरह ये बहुत पढ़े थे, तो वहाँ हम पढ़ लें, यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे। तो मैं इतना मानती हूँ कि आपको आईपी एड्रेस वगैरह पता होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि मोबाइल आईपी आता है, तो आई होप आप उससे रिलेटेड सब चीज़ें बहुत ईजिली लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आईपी पैकेट डिलीवरी। यानी जो भी मोबाइल आईपी के अंदर जो भी पैकेट्स होते हैं वो किस तरीके से डिलीवर्स होते हैं, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। पहला आता है हमारा मोबाइल नोड, कॉरस्पॉन्डिंग नोड, होम नेटवर्क, फॉरेन नेटवर्क, होम एजेंट, फॉरेन एजेंट, कोर ऑफ एड्रेस। ये कुछ कंपोनेंट आते हैं, नहीं 7 कंपोनेंट आते हैं। तो अब हम इनको देखेंगे कि ये जो 7 कंपोनेंट है ये क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमारा मोबाइल नोड। मोबाइल नोड क्या करता है? मोबाइल नोड एक ऐसी डिवाइस है जो ट्रैवल कर रही है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, चाहे वो मोबाइल, चाहे वो कोई भी हो, लाइक आपका लैपटॉप हो, कुछ भी हो, तो वो क्या है? हमारा मोबाइल नोड। आपको समझ आया मोबाइल नोड क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो ट्रैवल कर रही है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, दैट इज कॉल्ड मोबाइल नोड। अब मोबाइल नोड को बात करने के लिए, मोबाइल नोड को कम्युनिकेशन करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो जो हम बोल रहे हैं कि कोई ना कोई चाहिए, वो होता है हमारा कॉरस्पॉन्डेंट नोड, जो हमारा मोबाइल नोड से कम्युनिकेशन कर रहा है या कम्युनिकेशन करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डेंट नोड। नेक्स्ट आता है हमारा होम नेटवर्क। होम नेटवर्क आपको पता है, अगर आप अपने घर के अंदर हो, अगर आप अपने घर के अंदर हो और आपका मोबाइल आपके खुद के नेटवर्क से कनेक्टेड है जो आपके घर में है, तो उस टाइम उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? हमारा होम नेटवर्क। या हम बोल सकते हैं जिस नेटवर्क को मोबाइल नोड बिलोंग करता है, जो भी नेटवर्क को मोबाइल नोड बिलोंग करता है, तो वह हमारे लिए क्या होता है? होम नेटवर्क होता है। और बाकी के बचे हुए क्या होता है हमारे लिए? फॉरेन नेटवर्क होते हैं। समझ आ गया आपको? जो मोबाइल नोड को बिलोंग करता है दैट इज कॉल्ड होम नेटवर्क, जो मोबाइल नोड को बिलोंग नहीं करता वो आपके लिए क्या है? फॉरेन नेटवर्क। अब क्या था? होम एजेंट। अब सबसे पहले कनेक्टिविटी लाइक एक गेटवे होता है कि आप सबसे पहले आएंगे ना तो आपको होम एजेंट मिलेगा, होम नेटवर्क से पहले होम एजेंट मिलेगा। तो होम एजेंट क्या होता है? लाइक राउटर्स, जो हमारे राउटर्स होते हैं वो क्या हमारे होते हैं? होम एजेंट होते हैं। फॉरेन एजेंट भी सेम होम एजेंट की तरह ही होते हैं, राउटर्स ही होते हैं, बट वो कहाँ होते हैं? फॉरेन नेटवर्क में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कोर ऑफ एड्रेस। कोर ऑफ एड्रेस क्या होता है? जो हमारा फॉरेन एजेंट होता है ना, जो उसका एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं कोर ऑफ एड्रेस, COA। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये 7 के 7 कंपोनेंट क्या होते हैं। अब इस आप डायग्राम के थ्रू समझ पाएंगे कि सबसे पहले हमारा होम नेटवर्क होता है। ये जो राउटर्स है ये क्या है? हमारा होम एजेंट, जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। CN क्या है? हमारा कोरस्पॉन्डेंट नोड। कोरस्पॉन्डेंट नोड क्या होता है? जो हमारा मोबाइल नोड से कम्युनिकेट करना चाहता है। होम नेटवर्क, तो होम नेटवर्क कौन सा होगा? जो मोबाइल नोड को बिलोंग करेगा, तो मोबाइल नोड तो हो गई। राउटर्स आपको समझ आ गया? राउटर्स जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। फिर यहाँ अगर आप फॉरेन नेटवर्क के अंदर आएंगे तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा? एक फॉरेन एजेंट मिलेगा जिससे आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे, तो वो भी एक राउटर्स है। ठीक है, आइए क्या हमारा मोबाइल नोड। मोबाइल नोड आपको पता है कि एक ऐसी डिवाइस जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है? हमारा लोकेशन टू लोकेशन क्या ट्रैवल कर रही है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सिनेरियो है कि अगर मोबाइल आईपी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपको इतना एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप आईपी पैकेट डिलीवरी के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर काफ़ी और भी चीज़ें हैं, बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पूरे तो नहीं देते वो, फिर भी अगर 10 का आता है तो 7-8 ही देते हैं, आपको पता ही है एकेटिव वाले। तो उतने ही आपको, मतलब जितने मैक्सिमम होंगे उतने आपको मिल जाएंगे, तो आपको इन डिटेल में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप ये समझिए कि आपको ये समझ आ गया। अब यहाँ मैंने आगे जो भी मैंने बताया ये मैंने अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आएगा तो आपको वहाँ तो लिखना है, आपको इतनी सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो वो सब चीज़ें मैंने थ्योरी में अच्छे से यहाँ लिख दी हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AKT 2023-24 में पूछा गया था। तो था क्या, एक्सप्लेन MACA यानी मल्टीपल एक्सिस कॉलिजन अवॉइडेंस को आपको एक्सप्लेन करना था। हाउ आर हिडन नोट एंड एक्सपोज नोट प्रॉब्लम एड्रेस इन MACA माका। आपको क्या बताना था, माका क्या है। इसमें दो प्रॉब्लम आती हैं, हिडन नोट प्रॉब्लम और एक्सपोज नोट प्रॉब्लम। तो आपको वो बताना था कि हिडन नोट प्रॉब्लम और एक्सपोज नोट प्रॉब्लम को किस तरीके से ओवरकम किया माका ने। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम माका पढ़ने से पहले हम प्रॉब्लम देख लें कि बेसिकली प्रॉब्लम हुआ है क्या, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो बेसिकली आप अभी इसकी फुल फॉर्म याद रख लें कि इसकी फुल फॉर्म क्या, मल्टीपल एक्सिस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिडन नोट प्रॉब्लम। अब बेसिकली हिडन नोट प्रॉब्लम है क्या। अब हमारा ये फोन से, टेलीफोन से, मोबाइल फोन से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जो मोबाइल फोन है उसकी जो रेंज है वो इतनी है, जो आपको ऑरेंज स्केच से दिख रही है। जो हमारा बी मोबाइल फोन है उसकी रेंज कितनी है, जो हमारा ब्लू स्केच है। जो हमारी सी मोबाइल है उसकी जो रेंज है वो कितनी है, जो ये हमारी स्किन कलर आपको दिख रहा है, स्किन स्केच से दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, ए बी और सी। अब ये आपस में क्या कर सकते हैं, कभी भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए को जो है डेटा ट्रांसफर करना है बी को। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफर करने से पहले ए जो है वो चेक करेगा कि कहीं कोई और डेटा ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा, मुझसे पहले कहीं और डेटा ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा। अब ए ने चेक किया कि अपनी रेंज में चेक करेगा। वो अपनी रेंज में चेक करता है कि कोई डेटा ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा, वो करेगा नहीं। तो वो इजीली, अब उसे पता चल गया कि डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, तो ए क्या करेगा, बी को डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। अब ए बी को डेटा ट्रांसमिट करता रहेगा। ठीक है, वो कर रहा है। एट दिस टाइम सी को भी डेटा को ट्रांसफर करना है बी को। अब सी अपनी रेंज में चेक करेगा, जितनी उसकी रेंज है वो अपनी रेंज में चेक करेगा कि कोई और डेटा ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा। अब सी ने अपनी रेंज में चेक किया, कोई डेटा ट्रांसमिशन तो नहीं, उसकी रेंज में तो नहीं हो रहा। अब उसने क्या किया, ए ऑलरेडी कर रहा है डेटा ट्रांसफर, उसी टाइम बी ने भी, यानी सी ने भी डेटा ट्रांसफर कर दिया बी को। तो उस टाइम क्या हुआ, कॉलिजन हो गया। तो दैट इज द प्रॉब्लम, हिडन नोट प्रॉब्लम। यानी ए जो है वो हिडन है सी से, ए को पता ही नहीं चला कि सी बी को डेटा ट्रांसफर कर रहा है। ए इज हिडन फ्रॉम सी, दैट इज कॉल्ड हिडन नोट प्रॉब्लम। तो इस टाइम क्या हो जाएगा, ए बी को ट्रांसफर कर रहा है डेटा, सी बी को ट्रांसफर कर रहा है। तो इस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा कोलिजन हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम के हम क्या बोलते हैं, हिडन नोट प्रॉब्लम। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें यही लिखा हुआ है, व्हेन टू डिवाइसेस कैन नॉट डिटेक्ट ईच अदर सिग्नल बट ट्राई टू सेंड डेटा टू द सेम रिसीवर, दैट ट्रांसमिशन कोलाइड एट द रिसीवर। ये क्या होता है, जब दो डिवाइसेस एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर पाती और वो क्या करती हैं, सेम ही रिसीवर को दोनों डिवाइसेस डेटा ट्रांसमिट करती हैं, तो उस टाइम हमारा क्या हो जाता है, रिसीवर के पास हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हमारी कोलिजन प्रॉब्लम हो जाती है। और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हिडन नोट प्रॉब्लम। और हिडन नोट प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए इज हिडन फ्रॉम सी, ए को पता ही नहीं चल रहा है कि सी बी को डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी रेंज में सी नहीं आता। ठीक है, ये होती है हमारी हिडन नोट प्रॉब्लम। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज एक्सपोज नोट प्रॉब्लम। इन दोनों प्रॉब्लम के बाद हम पढ़ेंगे कि माका इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करता है। अभी एक्सपोज नोट प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये भी हमारा सेम डायग्राम है, बस इसमें एक मोबाइल फोन ज्यादा है। ठीक है, अब ए बी सी डी, ठीक है, अब ए की रेंज इतनी है, बी की इतनी है, जो आपको पता है सी और डी की सेम ही रेंज है, यानी उनकी रेंज जो है दोनों की सेम है। अब क्या है, ए जो है डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है बी को। ठीक है, अब ए ने चेक किया कि मुझसे पहले तो कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, ए ने चेक किया नहीं, कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। ठीक है, वो इजीली बी को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, बहुत इजीली। अब सी ये करता रहा है, अब इसमें बीच में सी को लगा कि मुझे भी डेटा ट्रांसमिट करना है, लेकिन किसको करना है, डी को करना है। ठीक है, सी ने क्या डिसाइड किया कि मुझे तो डी को डेटा ट्रांसमिट करना है। अब सी की जो रेंज है, अब सी की रेंज तो इतनी है, यानी उसमें बी भी आ रहा है। अब सी जब चेक करेगा कि डेटा ट्रांसमिशन, अब सी को पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उसकी रेंज में डेटा ट्रांसमिशन पहले से हो रहा है, तो सी जो है हमारा डेटा ट्रांसमिट करेगा ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस आ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा पेंडिंग आ जाती है। सी तो इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकता है, सी डी को इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकता है ना, बट क्योंकि इसकी रेंज इतनी है, क्योंकि उसे अपनी रेंज के अंदर दिख रहा है कि पहले से ही डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसलिए वो नहीं करेगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, हमारा जो सी है डी को
डेटा ट्रांसफर कर नहीं पाएगा जितना ए और बी की ट्रांसफरिंग चलती रहेगी, तब उनकी खत्म होगी उसके बाद ये करेगा, तो कितना ज्यादा डिले हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ही हम बोलते हैं एक्सपोज नोड प्रॉब्लम। ठीक है, अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। एक्सपोज नोड प्रॉब्लम में यही लिखा हुआ, व्हेन अ डिवाइस इनकरेक्टली एज्यूम इट कैन नॉट ट्रांसमिट बिकॉज इट हियर अनदर डिवाइस इज सेंडिंग डेटा इवन थ्रू इट ट्रांसमिशन वुड नॉट बी इंटरफेस। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक डिवाइस जो है वो खुद से ही अजम्पशन कर लेती है कि वो दूसरे का डेटा ट्रांसमिशन देखकर वो ये एंश्योर कर लेते हैं कि मैं डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि अदर डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है, जबकि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो उसको इंटरफेस नहीं करेगा, वो उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट नोट प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं अपने इस सॉल्यूशन की तरफ जो कि हमारा माँ का यानी मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। अब इसमें हमारा कोलिजन अवॉइडेंस वही कि कोलिजन को ये अवॉइड ही करेगा। तो ये है क्या, इट इज अ प्रोटोकॉल डिजाइन टू मैनेज हाउ डिवाइसेज शेयर वायरलेस मीडियम विदाउट इंटरफेसिंग विद ईच अदर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वहाँ का या एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हमें ये जो कॉलिजन है इसको अवॉइड कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसमिशन इस तरीके से कर सकते हैं कि ये एक दूसरे को क्या करें, इंटरफेस यानी एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इंटरफेयर ना करें। इट फोकस ऑन अवॉइडेंस डेटा कॉलिजन। इसका जो मेन फोकस है क्या है कि डेटा जो कॉलिजन हो रहा है उसको अवॉइड करना। विच कैन अकर व्हेन टू और मोर डिवाइसेस ट्राई टू सेंड डेटा एट द सेम टाइम ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन आपको पता है जब एक ही टाइम पे बहुत सारे एक से ज़्यादा डिवाइसेस सेम रिसीवर को डेटा सेंड करती हैं तो उस टाइम हमारा कॉलिजन होता है। ऑब्वियसली होगा क्योंकि एक रिसीवर है उसके पास मल्टीपल डिवाइसेस डेटा भेजेंगी तो वो कैसे अपन डेटा समझ पाएगा या डेटा एक्सेप्ट कर पाएगा। तो माँ का किस तरीके से उसको रिजॉल्व करता अब हम वो देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू। सिंपल है, आपको पता चल गया होगा एक मोबाइल ए है, एक बी है, एक सी है और ये इनकी रेंज है। ठीक है, अब ए को जो है इसमें दो चीज़ें यूज होती हैं, RTS एंड CTS। RTS स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट टू सेंड, यानी जब भी आप डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले आप अपने रिसीवर को या अपने सेंडर को क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप फ्री हो, आप आइडियल स्टेट में हो। अगर वो आइडियल स्टेट में है, जैसे ए को जो है डेटा ट्रांसफर करना है बी को, तो ए ने मैसेज भेजा बी को RTS यानी रिक्वेस्ट टू सेंड कि मैं आपको क्या रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। वो कहेगा हाँ ठीक है मैं आइडियल हूँ। तो बी जो है CTS यानी क्लियर टू सेंड कि आप मुझे सेंड कर सकते हो, वो मैसेज भेज देगा। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि बी के जो रेंज के अंदर जो नेटवर्क आएंगे बी सबको भेजेगा, ऐसा नहीं कि ए को ही भेजेगा, बी सबको CTS भेज देगा कि मैं आइडियल हूँ, आप मुझे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपको पता है, अब आप इसमें सोचोगे कि अगर ये एक साथ भेज रहा है तो इस टाइम तो कोई भी आ सकता है, तो इस टाइम कोलिजन कैसे रिजॉल्व हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से रिजॉल्व हुआ। ये जो हमारा CTS है ना जिसको हम बोल रहे हैं क्लियर टू सेंड, ये क्या इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंडर और रिसीवर का लोकेशन होता है। जो सेंडर और रिसीवर की लोकेशन होती है ना वो इसके अंदर होती है CTS में। और CTS में क्या होता है, ड्यूरेशन होती है कि जो भी आप डेटा ट्रांसमिशन करेंगे वो कितनी देर तक करेंगे, वो भी इसके अंदर होता है। तो जब CTS इसके पास गया, इसको पता चल गया कि वो आइडियल है। अब ये दोनों तो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जैसे ही ये सी के पास पहुंचा, सी को पता चल गया कि कोई अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर कर रहा है और कितनी देर तक करेगा, लाइक 5 मिनट तक करेगा, उसके बाद मैं कर लूंगा। उसके बाद सी सिंपली रिक्वेस्ट भेज के कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, इससे कॉलिजन अवॉइड हुआ, इससे ये सब चीजें जो प्रॉब्लम है वो क्या हुई, रिजॉल्व हुई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब सी को जब करना होगा 5 मिनट बाद इन दोनों का डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा, उसके बाद सी इजीली बी के साथ डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया RTS एंड CTS वो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आर डिवाइस वांटेड टू सेंड डेटा फर्स्ट सेंड द RTS मैसेज टू द रिसीवर। जो भी डिवाइस डेटा ट्रांसमिशन करना चाह रही है वो सबसे पहले रिसीवर के पास क्या भेजेगी, एक रिक्वेस्ट भेजेगी कि मैं आपके साथ डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो बिजी होंगे तो आपको बता देंगे, अगर वो आइडियल होंगे तो ही आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। CTS क्या है, क्लियर टू सेंड। इफ द रिसीवर इज ऑलरेडी टू रिसीव डेटा इट रेस्पॉन्ड्स विद द CTS मैसेज। वही अगर हमारे जो रिसीवर है वो आइडियल स्टेट में, वो CTS मैसेज हमारे जो भी नेटवर्क में, उसकी रेंज में जो भी नेटवर्क है सबको भेज देगा। ये आपको याद रखना है कि CTS में हमेशा सेंडर और रिसीवर की लोकेशन होती है और ये बताता है कि कितने ड्यूरेशन तक आपका डेटा ट्रांसमिशन चलेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन आपको पता है, वंस द सेंडर रिसीव द सीटीएस इट स्टार्ट सेंडिंग द एक्चुअल डेटा टू द रिसीवर। जब उसको सीटीएस मिल जाएगा सेंडर को, तो सेंडर को पता चल जाएगा यानी अब मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो क्या करेगा वो, एक्चुअल डेटा जो है अब वो रिसीवर को भेजना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हम बहुत इजीली डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और एट द टाइम जब ए और बी अपना डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो कोई अदर आके डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर सकता या कोई अदर आके उस टाइम रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। तो आई होप क्लियर होगा आपको कि माका MECA क्या है, मल्टी एक्सिस कोलिजन अवॉइडेंस ये है क्या, या ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना आप लिख के आ जाओगे तो बहुत इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, अब ये जो हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 2 होती है, यहाँ ये कंप्लीट होते हैं। यहाँ हमने PYQ सारे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं कि मैंने छोड़ दिए हों, क्योंकि पूरा सिलेबस मैंने भी पर्टिकुलरली एक एक पॉइंट नहीं समझाया आपको, या एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक्स भी मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे PYQs क्वेश्चन यूनिट 2 से जो भी आए हुए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप जाकर हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।